हेलो नीट एस्पिरेंट्स। कैसे हो आप सब लोग। तो माई सेल्फ हिमांशु विदुड़ी, योर केमिस्ट्री मेंटोर। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर सेकंड है हमारा। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड देन हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो अपना स्टार्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये अब आपको मेरे की स्क्रीन दिख रही होगी। तो लेक्चर तो क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास 5 लॉज होते हैं कि एलिमेंट्स को कंबाइन कर कर कंपाउंड बनने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, 5 लॉज होते हैं। पहला लॉ क्या होता है जी, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। दूसरा होता है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। थर्ड होता है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और फोर्थ होता है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। और फिफ्थ होता है एवोगैड्रोस लॉ। तो इनके बारे में एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे, कौन सा लॉ क्या कहता है। तो फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं पहले, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो इसको किसने दिया था, हमारे लेवेशियर साहब थे। उन्होंने क्या दिया, इस लॉ को दिया था। ये जो है ये लेवोशियर है, लेवोशियर साहब, इन्होंने इस लॉ को दिया था। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो मास है ना किसी भी एलिमेंट का, वो क्या है, ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन क्या हो सकता है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये डेफिनेशन है किसकी, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन की। ठीक है, और इसमें एक्सेप्शन ये भी है कि जो ये लॉ जो है न्यूक्लियर रिएक्शन पर वैलिड नहीं होगा, ये लॉ न्यूक्लियर रिएक्शन पर नहीं लगेगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ इन सबको। एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। ये O2, तो ये क्या है, O2। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं इसको। तो क्या है कि यहाँ पर क्या होगा ना, जो मास हमारे पास रिएक्शन होगी, रिएक्शन में क्या होगा, दो रिएक्टेंट और रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे और हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो जो मास जो होगा रिएक्टेंट का, वो रिएक्टेंट का मास किसके बराबर होगा, वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कार्बन है। ठीक है, कार्बन है, कार्बन का कितना होता है हमारे पास मास, 12 ग्राम कार्बन होता है। और ये क्या है, O2, O2 का कितना होता है हमारे पास, 32 ग्राम होता है। तो जब ये 12 ग्राम कार्बन मिलाकर और 32 ग्राम O2 मिलकर क्या बनाएंगे हमारे पास, ये दोनों मिलकर हमारे पास बनाएंगे क्या, 44 ग्राम ऑफ CO2 बनाएंगे। 44 ग्राम ऑफ CO2 बनाएंगे। तो देखो इस रिएक्टेंट साइड में, देखो रिएक्टेंट साइड में कितना मास है हमारे पास, प्रोडक्ट जो हमारे पास रिएक्टेंट है उनका मास कितना है, 44, 12 प्लस 32 कितना हो गया, 44। तो कितना है हमारे पास इसका, इनका मास 44 ग्राम मास है। ऐसे ही हमारे पास जो प्रोडक्ट में जब बना, प्रोडक्ट में जब इनका मास है हमारे पास कितना है, 44 ग्राम मास आया। हमारे पास कितना है, 44 ग्राम मास आया। तो इसका मतलब क्या है कि जो मास है हमारा, एक मिनट रुको। अ, हम्म, हाँ देखो, जो तो इसमें क्या है, जो हमारे पास मास है कहाँ, रिएक्टेंट साइड का मास जो है और प्रोडक्ट साइड का मास है, वो क्या है, दोनों इक्वल है। क्योंकि देखो 12 ग्राम कार्बन ने मिलकर और किसके साथ मिला, 12 ग्राम कार्बन मिला 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, उन्होंने मिलकर क्या बनाया, 44 ग्राम CO2 बनाया। तो यहाँ पर देखो रिएक्टेंट साइड में देखो 12 + 32 कितना, टोटल कितना मास है, टोटल मास तो हमारे पास 44 ग्राम है। तो रिएक्टेंट साइड में भी कितना हमारे पास मास है, 44 ग्राम है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो प्रोडक्ट में भी क्या है, 44 ग्राम CO2 बनी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा मास जो है रिएक्टेंट का, वो किसके बराबर हुआ, प्रोडक्ट के। तो मास क्या हुआ हमारा, ना तो हमारा नया मास ना कोई क्रिएट हुआ है यहाँ पर, ना कोई नया मास डिस्ट्रॉय, ना कोई मास हमारा डिस्ट्रॉय हुआ, सिर्फ क्या हुआ है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगा। देखो कार्बन का 12 किलोग्राम और ऑक्सीजन का 32 किलोग्राम मिलकर क्या बना लिया, 44 किलोग्राम ऑक्सीजन बना लिया। तो हमारे पास क्या बना, 24 किलोग्राम ऑक्सीजन बना। तो ये क्या हुआ, हमारा मास एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ये वाला एग्जांपल देखो, N2 है हमारे पास, ये N2 का मास कितना होता है, N2 हमारे पास होता है 28 ग्राम। N2 हमारे पास कितना होता है जी, 28 ग्राम हमारे पास होता है N2। और H यहाँ पर क्या है, H2 का 2 होता है, लेकिन कितने हैं, 3 है, 3 H है, तो कितने हो गए हमारे पास, 6 ग्राम। ठीक है, 28 ग्राम प्लस 6 ग्राम मिलकर क्या बनाया हमारे पास, 3 अमोनिया बनाया। ठीक है, N2 + 3H2 मिलकर बना, क्या क्या बनाया हमारे पास, 3 अमोनिया बनाया हमारे पास। और अमोनिया का हमारे पास जो मास आया कितना है, वो हमारे पास अमोनिया का यहाँ पर मास आया 34 ग्राम। कितना मास आया, 34 ग्राम। तो देखो यहाँ पर भी ये देखो 28 ग्राम प्लस 6 ग्राम कितना हो गया, 34 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट का जो मास है वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट के बराबर है। तो ये वाली रिएक्शन भी क्या फॉलो कर रही है, लो ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो करती है। अब देखो ये वाले रिएक्शन देखो, ये डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बन, कार्बन ट्राइऑक्साइड की क्या है, डिकम्पोजिशन है। देखो यहाँ पर डिकम्पोजिशन है, सिर्फ यहाँ पर तब देखो जब हमारे पास ओनली 50 ग्राम जो मास है कार्बन, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, क्या हमारे पास 50 ग्राम मास कहाँ कन्वर्ट हो गया, जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो उस समय देखो क्या होगा, हमारे पास क्या सिचुएशन होगी। तो हमारे पास क्या है, ये 100 ग्राम मास होता है, किसका कितना होता है जी,
कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है, 100 ग्राम मास होता है टोटल, लेकिन हमारे पास क्या हुआ 50 ग्राम अभी हमारे पास रिएक्टेंट में बचा हुआ, 50 ग्राम हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट हुआ तो कैल्शियम ऑक्साइड का हमारे पास मास कितना 28 ग्राम। तो हमारे पास जो CO2 बना है इसके अंदर, तो उसका कितना मास होना चाहिए हमारे पास, तो हमारे पास CO2 का मास यहाँ पर होना चाहिए 22 ग्राम, तभी तो हमारे पास टोटल कितना बनेगा 100 ग्राम बनेगा ना, क्योंकि देखो 50 ग्राम कहाँ पर है हमारे पास प्रोडक्ट में, 50 ग्राम हमारे पास कहाँ पर बचा हुआ है अभी रिएक्टेंट साइड में, तो टोटल मास कितना हो गया 100 ग्राम। तो हमारा टोटल मास तो 100 ग्राम हो गया ना, क्योंकि जो हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का 50 ग्राम मास तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, 50 ग्राम अभी यहाँ पर बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखो, तो हमारे पास ये कब रिएक्शन है, जब हाफ रिएक्शन हुई है अभी हमारे पास, जब हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का जो है सिर्फ कन्वर्ट कितना हुआ है 50 ग्राम मास कन्वर्ट हुआ है, तो तब की ये सिचुएशन है। तो तब हमारे पास कितने ग्राम हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर इस तरीके से भी एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो, जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो किसके बराबर हुआ, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म प्लस मास ऑफ रिएक्टेंट के बराबर हमारे पास हुआ। तो कितना हुआ, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म प्लस मास ऑफ रिएक्टेंट के बराबर हमारे पास हुआ। यहाँ पर देखो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट कितना था, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट था। इसको हमने क्या किया, हीट करके डिकम्पोज किया, तो किस किस में टूट गया हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया और किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास बना 28 ग्राम, हमारे पास क्या बना यार, हमारे पास ये क्या बना 28 ग्राम हमारे पास बना कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पर ये क्या बना हमारे पास 22 ग्राम क्या बना हमारे पास CO2 बना। तो यहाँ पर लेकिन हुआ क्या है, सिर्फ यहाँ तो हमारा कन्वर्ट कितना 50 ग्राम ही तो कन्वर्ट हुआ है, हमारे पास जो मास कन्वर्ट हुआ है यहाँ पर 50 ग्राम ही तो हुआ है, तो हमारे पास अभी लेफ्ट कितना बच रहा होगा, यहाँ पर हमारे पास 50 ग्राम तो अभी यहाँ पर बचा हुआ होगा। तो तभी तो हमारे पास जो मास होगा बराबर होगा ना, क्योंकि 100 ग्राम मास, तो इधर 50 ग्राम है तो 50 ग्राम ही कन्वर्ट हुआ है, तो हमारे पास 50 ग्राम इधर है, तो हमारे पास क्या हुआ, जो मास है वो सिर्फ 50 ग्राम हमारे पास रिएक्टेंट साइड बचा हुआ है, और 50 ग्राम हमारे पास कितना बचा हुआ है प्रोडक्ट साइड में बचा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं टोटल मास की बात करूं, तो मास ऑफ रिएक्टेंट के टोटल की बात करूं तो क्या होगा हमारे पास, मास ऑफ प्रोडक्ट का मास 50 ग्राम प्लस मास ऑफ रिएक्टेंट का मास कितना बचा हुआ है हमारा 50 ग्राम बचा हुआ होगा, जब हमारे पास 50 ग्राम तो कन्वर्ट हुआ है इधर, तो 50 ग्राम प्लस 50 ग्राम कितना बच गया मेरे पास 100 ग्राम। तो मेरे पास क्या हुआ यहाँ पर, मास जो है क्या हुआ, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर आ गया। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, हमारा एक फॉर्म से मास दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया इन एग्जांपल्स के थ्रू लो ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, और ये कब हुआ है, जब रिएक्टेंट हमारे पास क्या है कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, जब हमारे पास रिएक्टेंट क्या हुआ कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुका है किसमें, प्रोडक्ट में। ठीक है, और ये वाला देख एग्जांपल क्या था, जब हमारे पास रिएक्टेंट इज नॉट आएगा, यहाँ पर रिएक्टेंट यहाँ पर तो कंप्लीट ही है, यहाँ पर इस वाले में इज नॉट आएगा, ये एग्जांपल यहाँ गलत ले लिया, बाकी मैंने समझा दिया आपको, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये किसने दिया था जी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये दिया था जी प्राउड्स ने। ठीक है, ये हमारे प्राउड्स बाबा है, इन्होंने ये क्या दिया था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया। तो इन्होंने क्या कहा था, कि जो रेशियो ऑफ कंपोनेंट बाय वेट रिमेन सेम नो मैटर व्हाट इज द सोर्स ऑफ कंपोनेंट और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो इन्होंने क्या कहता है, जो रेशियो होगा ना कंपोनेंट का बाई वेट, वो क्या होगा हमेशा सेम होगा, वो किसी भी उस चीज पर डिपेंड नहीं करेंगे वो किस मैटर के हैं, या फिर वो उनकी जहां से वो मिले हैं हमें वो क्या सोर्स है, और या उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। तो देखो इस एग्जांपल समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखो वाटर क्या है, वाटर में दो हाइड्रोजन होते हैं और क्या होता है हमारे पास ऑक्सीजन होता है। तो वाटर आप देखो रेनी वाटर ले लो, वहां पर भी जो रेशियो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा 2:16 होगा। आप सी वाटर ले लो, वहां भी जो वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा 2:16 होगा। आप मिनरल वाटर ले लो, तब भी हमारे पास क्या होगा 2:16 होगा वाटर का रेशियो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो। आप टैप वाटर ले लो, वहां भी कितना होगा 2:16 होगा। तो ये क्या कहता है, तो यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकला, ये कंक्लूजन निकला कि आप किसी भी कंपोनेंट का जो रेशियो होगा ना कंपोनेंट का बाय वेट, वो क्या रहेगा हमेशा सेम रहेगा। वो हमारा उस चीज पर डिपेंड नहीं कराएगा कि वो हमारा किस मैटर क्या है, या फिर उसकी जो सोर्स ऑफ कंपोनेंट क्या है, कहाँ से उसको वो हमारे पास लिया गया है मैटर, या फिर उसको किस मेथड से प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, इस मेथड से और एक और एग्जांपल लेता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो ये देखो हमारे पास इसमें क्या है, हमने CO2 बनाया किससे, कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके हमारे पास क्या बनाया, एक CO2 बनाया। तो CO2 में यहाँ पर देखो, जब हमने CO2 बनाया तो यहाँ पर CO2 जो है एक सिंपलेट रेशियो में क्या है कंबाइन हुआ है, होकर क्या बनाया हमारे पास CO2 बना है। तो इसमें क्या होगा हमारे 12 ग्राम क्या है हमारे पास कार्बन है, और 32 ग्राम क्या है हमारे पास ऑक्सीजन है। तो इन दोनों का रेशियो क्या है, एक सिंपलेस्ट रेशियो है, क्या रेशियो है 12 एकम 12
एक मिनट रुको। तो क्या है इनका सिंपल सिंपल रेशियो में आया, 12:12:32 रेशियो में आया ये दोनों। ठीक है, तो इनका क्या है सिंपलेस्ट रेशियो आया। अब यहाँ पर ऐसे देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसका क्या था, कार्बन को और ऑक्सीजन को हमने सिंपली क्या करा, कंबाइन करा और हमारे पास क्या बन गया, CO2 बन गया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ अलग था, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आया वो कितना है, 12:32 ही आया। अब यहाँ पर देखो हमने क्या करे, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट की क्या करे, डिकम्पोजिशन कराई, तब हमारे पास ये CO2 बना ये वाला। तो यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। लेकिन इस जब ये हमारे पास इस मेथड से CO2 बना, वहां भी हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आया, वो भी तो हमारे पास 12:32 ही आया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो रेशियो होगा ना हमेशा कंपोनेंट्स का, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। वो डिपेंड नहीं करेगा कि हम किस मेथड से उसको प्रिपेयर कर रहे हैं उस कंपाउंड को, या फिर किस सोर्स से हम उस कंपाउंड को ले रहे हैं, उस पर वो डिपेंड नहीं करेगा। जो रेशियो होगा एलिमेंट्स का को कंबाइन कर कर एक कंपाउंड बनने का, वो हमेशा क्या रहेगा, एक सिंपलेस्ट रेशियो में रहेगा। ठीक है, आपको इस समझ में आएगा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है जी, ये कहता है कि वेन एवर टू एलिमेंट फॉर मोर देन वन कंपाउंड, जब दो एलिमेंट्स मिलकर एक या एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, जो एक एलिमेंट है उनमें उनका डिफरेंट मासेस जो होता है वो कंबाइन करता है किसमें, कंबाइन विद द सेम मास ऑफ द अदर एलिमेंट, जो सेम अदर एलिमेंट है उसके सेम मास के साथ कंबाइन करेगा, तो हमारे पास क्या बनाएगा, वो क्या होगा, एलिमेंट्स आर इन द रेशियो स्मॉल होल नंबर। जो उन एलिमेंट्स का रेशियो आएगा ना वो क्या होगा, स्मॉल होल नंबर के में आएगा। और ये देखो ये कहाँ वैलिड नहीं होगा, ये आइसोटोप्स में ये लॉ वैलिड नहीं होगा। तो ये देखो हो गई, क्या हो गई, लैंग्वेज हो गई, आपको समझ में नहीं आएगा। देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर H2 है। क्या है हमारे पास, H2O है। हमारे पास क्या है यहाँ, H2O है। ठीक है, H2O में देखो यहाँ पर कि हमारे पास जो H है, H में कितना है, दो। H के कितने हमारे पास वो है, क्या कहते हैं, H का मास कितना है, दो है। और ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का मास हमारे पास 16 है और H का कितना है हमारे पास, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिए देते हैं, हम हाइड्रोजन के मास को क्या कर देते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के मास को फिक्स कर देते हैं। तो फिक्स मास, एक एक एटम के मास को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। बाकी हमने एक एटम के मास को फिक्स कर दिया जब हमने हाइड्रोजन का मास 2 लिया और जब हमने ऑक्सीजन का मास 16 लिया, तो हमारे पास क्या बनता है, वाटर बनता है। जब हमने हाइड्रोजन का मास फिक्स हमने 2 ग्राम कर दिया। ठीक है, अब लेकिन हमने इस हाइड्रोजन के मास के साथ एक बार क्या करे, 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन कराई, तो हमारे पास तब उस केस में क्या बना, वाटर बना। ठीक है, जब लेकिन हमने इसी फिक्स मार्क्स के साथ हाइड्रोजन के और हमने क्या कराया, ऑक्सीजन के 32 आएगा यहाँ पर, ये 32 ग्राम ऑक्सीजन जब कंबाइन कराई तो हमारे पास क्या बना, H2O2 बना, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो इन दोनों का जो रेशियो आ रहा है ना, जो इनके एलिमेंट्स का एटम्स का रेशियो आ रहा है वो क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशियो हमारा देखो 2:8, 1:8। तो 2 1 2, 2 2 8 16, तो 1:8। यहाँ पर देखो कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 2 कितना है मेरे पास, सॉरी 1:16 आएगा। तो ये कैसा रेशियो चल रहा है हमारे पास, एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो चल रहा है ना। तो यही हमारी किसने कहा था, यही हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। और एग्जांपल से समझते हैं और अच्छा से समझ में आएगा आप लोगों को। यहाँ पर देखो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास बना है, कब बना, जब हम देखो हमने दो तरीके से यहाँ पर वर्क किया। हमने क्या किया, कार्बन को का मास को हमने क्या कर दिया, फिक्स। कार्बन का जो मास है उसको क्या कर दिया हमने, फिक्स। कार्बन के मास मास को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। लेकिन हमने डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन को कंबाइन किया कार्बन के साथ, तो हमारे पास दो तरीके के कंपाउंड बने। क्या क्या बना, जब हमने ऑक्सीजन का 16 ग्राम कंबाइन किया 12 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ, तो हमारे पास क्या बना, तब हमारे पास बना CO। तो हमारे पास क्या बना, CO। लेकिन अब हमें हम उसी कार्बन के फिक्स मास के साथ जब हमने 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन कराया, तो हमारे पास क्या बना, तब हमारे पास CO2 बना। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, CO2 बना। तो इन दोनों का जब हम जो ये हमारे पास एटम है ऑक्सीजन जिसके हमने डिफरेंट मासेस लिए हैं, तो उसके मासेस का रेशियो जो आया हमारे पास कितने किस क्या आया, उसके मासेस के रेशियो क्या आया हमारे पास, एक सिंपलेस्ट होल नंबर आया। देखो 1:2 क्या है, एक सिंपलेस्ट होल नंबर है। तो एक इसमें आए, एक सिंपलेस्ट होल नंबर के रेशियो में आए। तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा इस एग्जाम्पल के थ्रू भी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे से समझाऊंगा। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर। देखो इस एग्जाम्पल में देखो, अब हम यहाँ पर हमने क्या कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं नाइट्रोजन के मास को फिक्स। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर देते हैं और डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ इसको क्या कराते हैं, हम कंबाइन कराते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें बनती हैं।
यहाँ पर देखो सेम बना लेते हैं, तो नाइट्रोजन का मास को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास नाइट्रोजन का मास सेम बन जाएगा, कोई डिफरेंट फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया, 28 ग्राम बन गया, और ये कितना बन गया, 32 ग्राम बन गया। ठीक है, अब देखो जब 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ हमने 16 ग्राम ऑक्सीजन को मिक्स करा तो हमारे पास क्या बना, N2O बना। और लेकिन जब हमने 28 ग्राम के साथ क्या कराया, हमने यहाँ पर 32 ग्राम, 32 ग्राम हमने क्या कराया, 32 ग्राम हमने ऑक्सीजन को मिक्स किया तो हमारे पास क्या बना, NO बना। और लेकिन जब हमने 28 ग्राम फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन का 48 ग्राम ऑफ मास हमने क्या करा, कंबाइन कराया तो हमारे पास क्या बना, उस केस में N2O3 बना। ठीक है, सेम वे में जब हमने फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन कराया तो हमारे पास क्या बना, N2O4 बना। सेम वे में जब 28 फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन कराया तो हमारे पास क्या बना, N2O4 बना। तो यहाँ पर देखो हमने एक एटम का जो मास है उसको क्या करा, फिक्स करा, बाकी दूसरे एटम के मास को हमने क्या कर दिया, वेरिएबल कर दिया, हम चेंज करते गए। और तो जो हमारा दूसरा एटम है जिसके मास, जो इसका मास वेरिएबल है, जिसका मास हम चेंज करते गए, तो उसके मासेस का रेशियो क्या आएगा, एक सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशियो आएगा। देखो कैसे आएगा सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशियो, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो एक देखो कैसे आएगा सिंपलेस्ट एक होल नंबर का रेशियो। तो यहाँ पर 1:2, 2:3, 3:4:5, ये हमारे पास क्या है, एक सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशियो आया। क्या है, एक सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशियो आया। तो यही लो प्रोपोर्शन कहता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो मैंने 3 एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आपको अच्छे से समझ में आई होगी ये बात। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन बताओ मुझे, ये कई बार पूछ लेता है, ठीक है, नीट में आ जाता है कभी कभी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो इनमें से कौन सा लो, कौन सा जो है, इसमें देखो मोर देन 2 भी करेक्ट हो सकते हैं, इसमें इनमें से कौन सा जो कंपाउंड, कौन से कंपाउंड, जो कंपाउंड है वो क्या है। अच्छा देखो एक बात और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ये जो लो है ना, ये लो सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स पर वैलिड है, 2 एलिमेंट्स पर वर्क करेगा, 2 एटम्स पर वर्क करेगा ये लो, सिर्फ और सिर्फ कितने एटम्स पर, ये लो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 एटम्स पर वर्क करेगा। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा 3 एटम्स या 3 एलिमेंट्स हो गए तो तब ये लो वर्क नहीं करेगा, ये लो फेल हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स के लिए। तो यहाँ पर देखो अब बताओ इसमें से कौन सा जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो करता है। तो मोर देन 2 भी इसमें हमारे पास आंसर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो H2SO4, यहाँ पर देखो ये H2SO4 H2SN, देखो इस कंपाउंड की बात करते हैं तो यहाँ पर तो 2 एलिमेंट है, लेकिन इसमें क्या हो गई, इसमें तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स हो गए, तो इसमें ये लो फेल हो गया, तो ये तो नहीं फॉलो करता हमारा मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें देखो CCl4 और यहाँ क्या है CH4, तो यहाँ पर क्या है, देखो कार्बन कार्बन तो सेम है, लेकिन जो दूसरा हमारे पास एटम है वो तो डिफर कर गया, वो तो डिफरेंट हो गए, सेम होनी चाहिए वो भी, तो ये भी हमारा फॉलो नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर देखो H2O मीन्स H है, दो H है और एक O है, और यहाँ पर H2O2, तो अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, फॉलो कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास लो मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देखो N2O और NO, यहाँ पर क्या है, सेम हमारे पास नाइट्रोजन इसका फिक्स कर देंगे तो O डिफरेंट लिया हमने, तो यहाँ पर भी क्या है, हमारे पास ये फॉलो कर रहा है। तो किस किस में फॉलो कर रहा है, थर्ड और फोर में, थर्ड एंड फोर में क्या कर रहा है, ये लो मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है। थर्ड एंड फोर में क्या हो रहा है, लो मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं, एक और बताओ, इसमें बताना है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसमें बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर देखो ठीक है, SnCl2 सेम कंपाउंड है, मतलब Sn और Sn टू कंपाउंड्स और Cl2 Cl4, इनकी क्या है, लेकिन क्या है, कंपोजिशन सेम है, तो क्या है, फॉलो कर रहा है। यहाँ भी PbO PbO2 यहाँ भी कब फॉलो कर रहा है, FeCl2 यहाँ भी क्या फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देखो HCl है NaCl है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये लो फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एटम ही डिफर कर गए। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ H दे दिया, Na दे दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, एटम ही डिफर कर गए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये लो फॉलो नहीं होगा, तो यहाँ पर ये लो फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा है, तो हमारे पास हैगा पेयर वो फोर्थ है जो ये लो मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो नहीं करता है। ठीक है, समझ में आएगा आप लोगों को। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हमारे पास लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स की। और ये किसने दिया था हमारे पास, ये जो एक गेल उजक ने दिया था, ये गेल उजक है।
हमारे साइंटिस्ट, ये गेलोजेक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या दिया था, ये लो गैसेस वॉल्यूम्स दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि इन ए गैसियस रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब हमारे पास सेम टेम्परेचर होगा और प्रेशर होगा, तो जो रिएक्टेंट्स होंगे ना, रिएक्टेंट्स वो कंबाइन करेंगे विद द सेम रेशियो ऑफ प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट्स हो वो कंबाइन करेंगे विद द सेम रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स, कंबाइन करेंगे। क्या मतलब है जी इस बात का, देखो समझाता हूँ। हर हमने H2 प्लस Cl2 मिलकर क्या बनाया, हमारे पास HCl। बैलेंसिंग, बैलेंस होना जरूरी है एक रिएक्शन को, देखो इन लोगों को फॉलो करने में बैलेंस होना जरूरी है। तो देखो यहाँ पर देखो, वन वॉल्यूम ऑफ H2 कंबाइन विद वन वॉल्यूम ऑफ Cl2 हमारे पास क्या बनाता है, टू वॉल्यूम ऑफ क्या बनाता है, HCl बनाता है। वन वॉल्यूम ऑफ H2, वन वॉल्यूम ऑफ Cl2 मिलकर बनाया तो टू वॉल्यूम ऑफ क्या बनाया, HCl बनाया। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं, तो रिएक्टेंट जो कंबाइन हो रहे हैं और जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं, उनका रेशियो क्या रहा है, सिंपल रेशियो ही तो आ रहा है, एक सिंपलेस्ट रेशियो ही तो आ रहा है हमारे पास। देखो यहाँ पर वन वॉल्यूम प्लस टू, और यहाँ पर भी टू 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 वॉल्यूम बन गया, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, टू वॉल्यूम तो हमारे पास क्या 1:1 आ गया। तो सिंपलेस्ट रेशियो तो है ये। 1 लीटर, यहाँ पर लीटर में बात कर लो चाहे वॉल्यूम की, 1 लीटर प्लस 1 लीटर मिलकर क्या बनेगा, 2 लीटर ऑफ HCl। 1 ml प्लस 1 ml मिलकर क्या बनेगा, 2 ml ऑफ HCl। तो यही इसका कहता है, क्या कहता है, यही हमारे पास लो, ये कहता है कि जो हमारे पास सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे, तो उन रिएक्टेंट जो कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाएंगे उनका रेशियो क्या होगा, सिंपलेस्ट रेशियो होगा ये। अब ये एग्जांपल देख लो एक और, N2 प्लस 3H2 मिलकर 2NH3 बनाता है। तो वन वॉल्यूम ऑफ N2 प्लस थ्री वॉल्यूम ऑफ क्या बनाया मेरे पास, ओ थ्री, वन वॉल्यूम ऑफ, देखो जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना वही लेते हैं यहाँ पर। तो वन वॉल्यूम प्लस थ्री वॉल्यूम मिलकर के बनाया टू वॉल्यूम ऑफ अमोनिया बनाया। ऐसे वन वॉल्यूम प्लस 3 लीटर मिलकर के बनाया 2 लीटर ऑफ हमारे पास क्या बनाया, अमोनिया बनाया। यहाँ पर भी सिंपल देखो, 1 ml प्लस 3 ml H2 लेकर क्या बनाया, 2 ml ऑफ हमारे पास क्या बना, अमोनिया बना। सिंपल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा आपको। देखो 2 लीटर ऑफ H2 मिलकर, लेकिन यहाँ पर देखो Cl2 क्या लिया है, 2 लीटर ही लिया है, लेकिन क्या लिया, एक्सिस अमाउंट में लिया है। तो हमारे पास क्या बनाएगा, तो हमें बताना है कि कितने लीटर HCl बनाएगा। तो हमें बताना है ये कितने लीटर HCl बनाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये कितने लीटर HCl बनाएगा, 2 लीटर प्लस 2 लीटर मिलकर टोटल कितना बनाएगा, 4 लीटर बनाएगा ना। 2 लीटर प्लस 2 लीटर मिलकर कितना बनाएगा, 4 लीटर ऑफ HCl बनाएगा हमारे पास। समझ में आएगा आप लोगों को। 2 लीटर, देखो यहाँ पर देखो मैं समझाता हूँ। देखो वन वॉल्यूम प्लस वन वॉल्यूम, फनी देखो, जब हमारे पास N2 का वन वॉल्यूम है तो जो H2 का भी तो वन वॉल्यूम में कंबाइन होगा, और दोनों वन वन प्लस होगा कितना बनाएगा, टू वॉल्यूम बनाएगा। सिमिलरली 1 लीटर है N2 का, तो इसका भी तो कितना कंबाइन होगा, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन को तो 1 लीटर ही कंबाइन होगा। तो वन वन प्लस का होकर कितना बनाएगा, 2 लीटर ऑफ अमोनिया बनाएगा। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है, देखो 2 लीटर H2 है हमारे पास और 2 लीटर एक्सिस में Cl2 है। तो दोनों 2 लीटर H2 प्लस 2 लीटर Cl2 मिलकर क्या बनाएगा, टोटल 4 लीटर HCl बनाएगा ना बना। तो समझ में आया। अब देखो सिमिलर ये वाला देखो, यहाँ पर हमारे पास एक्सिस में क्या है, N2 का एक्सिस में ले लिया 10 ml। तो हमारे पास जब 10 ml हमारे पास N2 है, तो 10 ml N2 मिलकर, तो 10 ml ही क्या होगी, 10 ml ही हमारे पास हाइड्रोजन मिक्स होगी। 10 ml जब हमारे पास N2 है तो 10 ml हाइड्रोजन मिक्स होगी। तो हमारे पास 10 ml प्लस 10 ml मिलकर क्या बनाएगा, 20 ml ऑफ अमोनिया बनाया। तो सिंपल यही तो है, सिंपलेस्ट रेशियो ही तो कहलाएगा ये सिंपलेस्ट रेशियो ही तो हुआ। देखो समझ जाता हूँ, आपको समझ में थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी। देखो N2 कितना है हमारे पास, देखो सबसे पहले वो चीज देखो जो कम है, जो लिमिटिंग है उसको देखो। तो सबसे कम क्या है हमारे पास, N2 है। तो N2 क्या है, 10 ml है। तो जब हमारे पास N2 ही 10 ml है, तो 10 ml N2 ही के साथ क्या कंबाइन होगा, सिर्फ और सिर्फ 10 ml H2 ही तो कंबाइन होगा। तो 10 ml प्लस N2 प्लस 10 ml H2 मिलकर क्या बनाया, 20 ml अमोनिया बनाया। अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जी एवोगैड्रोस लॉ की। एवोगैड्रो लॉ क्या कहते हैं, तो एक इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इन्होंने क्या कहा था कि जब हमारे पास सेम टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, जो इक्वल वॉल्यूम्स होंगे ना गैसेस के, वो उसके अंदर क्या कंटेन होगा, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी, आपको एक रिएक्शन पता होगी। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी का मतलब क्या है, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट, और ये क्या है, ये रिडबर्ग को कांस्टेंट है, तो ये भी एक कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा किसके,
नंबर ऑफ मोल्स के। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन वेट अपॉन मोलर मास। यही तो होता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास। हमारे पास नंबर ये तो होते हैं गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो और गिवन वेट अपन मोलर मास होता है। तो यहाँ पर देखो समझ में आया आपको कि इन्होंने कहा कि जो वॉल्यूम होगा ना, गैसेस वॉल्यूम होगा, वो क्या होंगे, वो उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा वो। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखो नहीं समझ में आ रहा होगा। H2 + Cl2 मिलकर H2 + Cl2 मिलकर के बनाया 2HCl बनाया। तो 1 लीटर ऑफ H2 मिली प्लस सी 1 लीटर ऑफ Cl2, तो इनके इक्वल वॉल्यूम्स लिए दोनों, तो उन दोनों के इक्वल वॉल्यूम से मिलकर क्या बनाया, क्या कह रहा है देखो, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। तो मैं पहले अभी यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। 1 लीटर H2 प्लस 1 लीटर Cl2 मिलकर के बनाया 2 लीटर ऑफ HCl बनाया। तो यहाँ पर देखो सिमिलरली हम ऐसे ऐसा भी तो बोल सकते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 मिलकर क्या बनाया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl बनाया। ऐसे 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 मिलकर क्या बनाया, 4 मॉलिक्यूल ऑफ HCl बनाया। सिमिलरली अगर मैम इसमें बोले एसटीपी पर बोले, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन पर बोले, तो 22.4 लीटर H2, 22.4 लीटर Cl2 मिलकर क्या बनाया, 44.8 लीटर HCl बनाया हमारे पास। ऐसे इसको हम अवोगाड्रो नंबर्स की फॉर्म में बोल सकते हैं। Na मॉलिक्यूल प्लस Na मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाया, 2Na मॉलिक्यूल बनाया है। ऐसे 1 मोल प्लस 1 मोल प्लस क्या बनाया, 2 मोल बनाया। 1 एटम 2 एटम मिलकर क्या बनाया, 4 एटम बनाया। तो यही तो कहता है ये कि जो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस होगा वो क्या कंटेन करेंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेंगे। तो यही हमारा अवोगाड्रो इसलिए कहता है। तो यहाँ तक हमारी बात खत्म हुई लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की। सारे हमने लॉ अच्छे से पढ़ लिए हैं, विद एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो गए। अब बात करते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। उससे पहले हम पढ़ेंगे डाल्टन एटम थ्योरी। तो जो डाल्टन साहब थे उन्होंने क्या कहा था जी, तो इस इनके कुछ एग्जाम्पल्स थे, कुछ इन्होंने एटम्स के बारे में कुछ कहा था। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो मैटर जो है ना, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। तो इन्होंने कहा था कि जो कोई भी मैटर है ना, जैसे कि ये बॉल है, तो ये क्या है, ये मैटर जो है ये किससे मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों से, मतलब छोटे मोटे छोटे एटम से मिलकर ये कंप्लीट मैटर बना हुआ है। तो ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल थी। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है इन्होंने, ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। तो क्या बात हुई जी, उन्होंने कहा था कि जो एटम्स है ना, ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, तो जितने भी एक एलिमेंट के एटम्स हैं उसके क्या होगा, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगी, इंक्लूडिंग उनका आइडेंटिकल मास होगा। जैसे एक हाइड्रोजन का एटम ले लिया, दूसरा हाइड्रोजन का एटम ले लिया, तो ये वाला हाइड्रोजन का एटम लो, ये वाला हाइड्रोजन का एटम लो, इनकी प्रॉपर्टीज तो सेम ही होंगी ना, इनका एक्चुअली इनका मास भी सेम ही होगा। लेकिन अगर डिफरेंट एटम ले ले हम, डिफरेंट एटम, एक ऑक्सीजन का एटम ले लो, एक हाइड्रोजन का एटम ले लो, डिफरेंट एटम ले लें, और इनको तो इनका क्या होगा, मास भी अलग होगा और इनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, अलग बिहेवियर होगा इनका केमिकल के साथ। ठीक है, तो ये हो गया इनका सेकंड एग्जांपल। फोर्थ थर्ड एग्जांपल में क्या कहता, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो। तो कंपाउंड्स कब फॉर्म करेंगे, जब जो हमारे पास एटम्स होंगे वो एक फिक्स रेशियो में जब कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, कंपाउंड्स बनेगा, ये कहा था। फोर्थ क्या है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, जो एटम्स हैं, एटम्स की रीऑर्गेनाइजेशन होती है, और उसमें क्या होता है, देयर आर नाइदर क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो एटम्स होंगे, ना तो कोई नया एटम उसमें बनेगा और ना ही कोई एटम क्या होगा, डिस्ट्रॉय होएगा। तो ये कहता है हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो डाल्टन थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो डाल्टन ने क्या था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके कुछ फेलियर भी थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। क्या फेलियर थे, इट फेल टू एक्सप्लेन हाउ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जो डिफरेंट एटम होंगे, डिफरेंट एलिमेंट, तो एक दूसरे से कैसे डिफर करेंगे, ये इसका फेलियर था पहला। दूसरा फेलियर क्या था, इट डजंट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, तो वैसे हम डाटा एटम थ्योरी को डिटेल में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर भी पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे वहां पर। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे बस मैं यहाँ पर रीडिंग करके एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा जरूरत पड़ी तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को। इट फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्स प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट एटम्स इन a molecule. It fails to explain Gay-Lussac law of combining volumes. It did not make any difference between ultimate particle of an element that takes part in reaction, atoms, and ultimate particle that has independent excitation molecule.
तो आप एक बार इनको समझ सकते हो, एक बार रीड रीड कर लोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। आगे चलते हैं हम लोग, तो बात करते हैं कि एटम क्या होता है जी। एटम, तो एटम क्या है? ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। उसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम है, कार्बन एक एटम है, नाइट्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, फ्लोरीन एक एटम है, आयरन एक एटम है, नियोन एक एटम है। तो ये क्या है हमारे पास? ये होते हैं एटम्स। क्या होता है एटम? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। अब बात करेंगे मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या होता है जी? तो देखो मॉलिक्यूल क्या होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम। जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिलते हैं, जहां पर देखो जैसे ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को दो एटम मिल रहे हैं आकर, तो क्या बना रहे हैं? एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो वही बात है कि जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में आकर मिलेंगे, तो मिलने के बाद क्या बनेगा? एक कंप्लीट हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा। क्या बनाएंगे वो? मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास H2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल, ठीक है, H2O2 मॉलिक्यूल, H2SO4 मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, समझ में आएगा आप लोगों को मॉलिक्यूल क्या होता है। अब बात करेंगे जी स्टैंडर्ड कार्बन 12 एटम की ऐसा कि हम जो हम बात करेंगे, जब ये डिफाइन करा गया है कि स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन करी गई कि व्हाई कार्बन एटम इज टेकन एज स्टैंडर्ड एटम। जो कार्बन का एटम है उसको एक स्टैंडर्ड एटम क्यों लिया गया था? ठीक है, बाकी एटम्स भी थे, हमारे पास हाइड्रोजन था जी, हमारे पास और भी एटम्स थे, उनको स्टैंडर्ड एटम क्यों नहीं लिया गया? तो इसके अंदर कुछ खूबियां थी, कार्बन 12 एटम के अंदर कुछ खूबियां थी, इसलिए इसको स्टैंडर्ड एटम हमने कंसीडर किया। क्यों क्या? ये क्या था? इजीली अवेलेबल था, इजीली कहीं पर भी मिल सकता था ये। ठीक है, और क्या था ये? इसकी जो रिएक्टिव था, ये नॉट वेरी रिएक्टिव, मतलब रिएक्शन तो होती है बट ज्यादा रिएक्टिव नहीं था। ये जो कार्बन 12 एटम जो था वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं था। थर्ड क्या इसके पास खूबी थी? थर्ड खूबी थी जी, ये इनर्ट था, नॉट इनर्ट। इनर्ट का मतलब क्या है? कि इस पर गेन या लूज करने की टेंडेंसी इसके पास नहीं थी। ना तो ये गेन कर सकता है, ना ये लूज कर सकता है अपने कार्बन। तो ये इसकी सबसे बढ़िया खूबी थी। और फोर्थ क्या था जी? इजीली सेपरेबल फ्रॉम आइसोटोप्स। तो अपने आइसोटोप से इजीली सेपरेट ये हो सकता था। और देखो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट जो खूबी थी इसके कार्बन 12 एटम की, वो होती है क्या है जी? कि 1/12 ऑफ वेट ऑफ कार्बन 12 एटम। तो जो 1/12 वेट होगा कार्बन 12 एटम का, वो किसका कंपेरेबल टू अ वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, लाइटेस्ट एटम। तो मीन्स 1/12 इंटू कार्बन 12 का एटम नियरली किसके इक्वल था? हाइड्रोजन के एटम के वेट के इक्वल था। और ये कैसे निकाला गया था जी? अभी बात करेंगे आगे किस तरीके से हमने निकाला था, कैसे निकाला था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट की, कि एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है। तो एटॉमिक मास यूनिट होता है हमारे पास और इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास यूनिट भी बोलते हैं। तो देखो वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन एट 12 एटम कितना निकाला था? ये स्पेक्ट्रोमीटर से निकाला गया था। लैब के अंदर एक स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास एक्सपेरिमेंट होता है, उसके थ्रू ये निकाला गया। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू जो वन एटम कार्बन 12 का वन एटम जो था उसका वेट कितना निकाला गया? 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम निकला। ठीक है, देन 1 AMU कितना निकला? 1/12 1/12 मास ऑफ, जब इसको किससे 1/12 मास से क्या डिवाइड करा गया, इसको हमने 1/12 से क्या किया? उसको डिवाइड करा गया, मतलब 1/12 से जब इस मास को जो हमने स्पेक्ट्रोमीटर से निकाला, जो डिवाइड करा, तो हमारे पास क्या आया? ये मास निकल के आया। तो 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ये आया। और 1 A, और इसको हम क्या बोला गया? 1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.67 राउंड ऑफ करके, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, समझ में आया? तो ये क्या बोला गया? 1 M। तो 1 M कितने इक्वल टू होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है 1 AM। ठीक है, आपको याद रखना ये। आगे बात करते हैं अब कि इससे हमने जो हमारे पास एलिमेंट्स थे उनका मास कैसे निकाला। तो देखो क्या करा, वेट हमने जो वेट है हाइड्रोजन का वेट कैसे निकाला? तो 1.67 इंटू 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम को, ये हमारे पास क्या है? 1 AMU था ये हमने निकाला। कैसे निकाला? कि जो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी से कार्बन 12 एटम का मास निकाला, उसको डिवाइड किससे करा हमने? 1/12 से करा, तो हमारे पास ये आया। तो जब इसको हमने 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से इसको डिवाइड करा, तो हमारे पास जो मास आया हाइड्रोजन का नियरली कितना आया? वो हमारे पास कितना आया? एक मिनट। एक मिनट।
हम्म, एक मिनट, लैपटॉप की चार्जिंग डाउन होता है, ठीक है। तो अब देखो, जब हमने इसको इतने मास से जब इसको डिवाइड करा तो हमारे पास जो हाइड्रोजन का मास है वो कितना है, 1.008 ग्राम, 8 AMU। इतना हमारे पास क्या आया, वेट आया किसका, हाइड्रोजन का। और इसको हम ऐसे कितना लिख सकते हैं, 1 AMU भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 UB। तो वन यूनिफाइड, यू का मतलब यूनिफाइड मास, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली हमने निकाला, जब इसको और इस ऐसे डिवाइड करा हमने, तो हमारे पास सिमिलरली हमारे पास क्या आया, ऑक्सीजन का इतना मास आया, तो हमने नियरली हम इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं, 16 AMU लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं हम इसको, 16 AMU। और वी कैन से दैट 16 U, 16 U यूनिफाइड नॉट। तो वेट ऑफ नाइट्रोजन टर्म सिमिलरली हमारे पास 14 U निकला। ऐसे ही ऐसे हमारे पास कार्बन का 12 U निकला, ठीक है। समझ में आया होगा आपको एटॉमिक मास यूनिट क्या है और किस तरीके से हमने जो वेट्स हैं हमारे पास एटम्स के वो निकाले, ठीक है। देन हम बात करेंगे किसके, देन हम बात करेंगे एटॉमिक मास क्या होते हैं। तो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अ नंबर विच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स इन एटम इज हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन एटम। कि इस क्या है, ये डिफाइन, ये क्या है, डिफाइन करा गया कि ये विच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स इन एटम इज हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। तो कार्बन 12 एटम्स के 1/12 मास से कितना हैवियर है, ये क्या डिफाइन करता है, एटॉमिक मास करता है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, AMU और यू। इसकी यूनिट क्या होती है, AMU, या फिर हम यू का मतलब यूनिफाइड मास, ठीक है। आप लोगों को समझ में आएगा यहाँ पर। तो जैसे हम बात करें, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का कितना होता है, 12 ग्राम होता है, 12 U होता है यानी, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये। अब देखो बात यहाँ पर कुछ हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट्स है, उनकी उनकी क्या मास के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या मास होता है एक बार देख लेना, ठीक है। तो हाइड्रोजन का कितना मास होता है, ये राउंड ऑफ करके, यहाँ पर तो राउंड ऑफ नहीं है, यहाँ पर एक्चुअल मास ही लिखे हुए हैं, इसमें देख लेना, इसमें राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। हाइड्रोजन का 1 AMU होता है हमारे पास, ऐसे हीलियम का 2 AMU होता है, लिथियम का 3 AMU होता है, बेरिलियम का 4 AMU होता है, बोरोन का 5, कार्बन का 6 AMU होता है हमारे पास, है ना। ये तो यार एटॉमिक नंबर बता दिया मैंने, मास बताना था यार। हीलियम का 4 ग्राम होता है, 4 AMU होता है, लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का 9 होता है, बोरोन का 11, कार्बन का 12, 14। तो आप एक बार ये देख सकते हो, ठीक है, कि कौन से एटम का कितना मास होता है, राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेना। हाँ, तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास की। तो ग्राम एटॉमिक मास होता है कुछ नहीं है, जब ग्राम एटॉमिक मास है कि जब हम जो एटॉमिक मास है उसको ग्राम में अगर हम बोल दें कि उसको ग्राम में डिफाइन कर दें, तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। तो व्हेन एटॉमिक मास इज डिफाइंड इन ग्राम्स, देन इट इज ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो ग्राम ऐसे जैसे कि हम देखें, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1 ग्राम। और वी कैन से दैट मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा बोल सकते हैं हम इसको। 1 ग्राम को क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे बोल सकते हैं। सिमिलरली 1 ग्राम हाइड्रोजन इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इसको इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा इस तरीके से भी हम इसको बोल सकते हैं। तो कई तरीके हो सकते हैं इसको बोलने के, ठीक है। कि 1 ग्राम हाइड्रोजन इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा भी बोल सकते हैं। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो कई तरीके हो सकते हैं इसको ग्राम एटॉमिक मास को बोलने के। और देखो, अगर मैं बात करूं, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, 14 ग्राम होते हैं। और हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। और सिमिलरली इसको देखो, मैं यहाँ पर फिर कई तरीके हो सकते हैं इसको बोलने के। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। सिमिलरली मास ऑफ 1 ग्राम एटम इक्वल टू एटम ऑफ नाइट्रोजन, ये बोल सकते हैं। तो कुछ नहीं है, देखो आपको क्वेश्चन आएगा कि फाइंड ग्राम एटॉमिक मास, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या निकाल देना है, उसके मोल एटम्स निकाल देने, मोल निकाल देने। जब भी ये बोले ना कि फाइंड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दिस, तो क्या करना है आपको, वहां पर मोल निकाल देना। तो मोल निकाल लेना। मोल निकालने के हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, क्या होते हैं, गिवन वेट अपॉन क्या होता है, मोलर मास, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो मोल के ऊपर ही होगा, तो वहां पर मैं कंप्लीट आपको समझा दूंगा मोल निकालने के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। तो मैं आप यहाँ पर यही बताऊंगा अभी के लिए सिर्फ, कि जब ग्राम एटॉमिक मास निकालने के बोले तो आपको क्या निकाल देना, सिंपल उसके मोल निकाल दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा उसका, ठीक है। सिंपल मोल निकाल दो, ग्राम एटॉमिक मास हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट अब देखो बात करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम इन 10 किलोग्राम
ऑफ कैल्शियम, तो 10 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम बताओ कितने होंगे। तो यहाँ पर देखो कितने किलोग्राम है हमारे पास, 10 किलोग्राम। तो मोल क्या होता है, मोल जी होता है हमारे पास गिवन मास अपॉन क्या होता है हमारे पास, मोलर मास। ये क्या होता है जी, मोल होता है। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये क्या होता है, मोल होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितना है, 10 किलोग्राम है, तो 10 इसको किस में कन्वर्ट कर लो पहले, ग्राम में। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, 100 से, 1000 से, 10/1000। ठीक है, तो अब देखो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, मोलर मास कितना होता है कैल्शियम का, एटॉमिक मास बोलेंगे यहाँ तो एटॉमिक मास कितना होता है कि 40। जब इसको 40 से डिवाइड कर दो तो 10 से 0 गया है, ठीक है, और 4 से कितना गया, 25 टाइम्स गया, तो 25 इंटू कितना आ गया, 250। तो टू कितना आएगा, 250 ग्राम एटम। तो कितने एटम आए हमारे पास, 10 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम में कितने एटम आए हमारे पास, 250 ग्राम ऑफ एटम हमारे पास आए। ऐसे सिमिलरली 1000 एटम ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स होंगे, ये निकालो। 1000 एटम में कितने नंबर ऑफ ग्राम होंगे। तो देखो जी एटम बोल रहा है, तो एटम बोल रहा है तो इसको क्या कर देंगे, सिंपली एवोगैड्रो से डिवाइड कर दो, वहां से क्या आ जाते हैं आपके पास, मोल्स आ जाते हैं। इस तरीके से तो निकालते हैं। डिटेल में समझाऊंगा अभी, जब हम नेक्स्ट हमारा मोल कॉन्सेप्ट ही होगा लेक्चर, वहां पर समझाएंगे हम आराम से। ठीक है, मोल किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पर 1000 एटम है, तो इसको अगर मैं एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, ग्राम एटम्स आ जाएंगे। तो 1000 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो मेरे पास क्या आ गया, ग्राम एटम, इतने ग्राम एटम्स मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आएगा, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम। ठीक है, तो सिंपल कुछ नहीं है, बस मोल निकाल दो। ठीक है, अब बात करते हैं जी हम मोलिकुलर मास की। तो मोलिकुलर मास क्या होता है, तो कुछ नहीं है, जब हम एलिमेंट्स को कंबाइन कर कर उनका जैसे दो एलिमेंट्स है तो उनका देखो कुछ नहीं, एक बार समझते हैं। जब जब एलिमेंट्स के मास का, एटॉमिक मास को का सम कर दें तो वो क्या होता है, मोलिकुलर मास होता है। देखो, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। इट इज obtained by multiplying the atomic mass of each element by the number of its atoms and adding them together। तो देखो कैसे निकालते हैं इसको, क्या करते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है ये मोलिकुलर मास। जैसे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का कितना मोलिकुलर मास होगा, हाइड्रोजन क्या है, मोलिकुलर मास कितना होगा जी, हाइड्रोजन का 2 AMU होगा, या फिर 2U बोल सकते हैं, मीन्स 2 यूनिफाइड मास। सिमिलरली हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है जी, 16 AMU होता है। ठीक है, मोलिकुलर मास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको हम 16U भी बोल सकते हैं। ऐसे CO2 का निकालो जी, CO2 का कैसे निकालेंगे, देखो कार्बन है, तो कार्बन का कितना होता है जी, 12 AMU, 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन कितने हैं, लेकिन दो है, तो उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू 2, तो कितना हो गया, 32। तो 32 प्लस 12 कितना होगा मेरे पास, 32 प्लस 12 कितना आया मेरे पास, 44। तो CO2 का कितना है मेरे पास, 44 तो कितना मोलिकुलर मास आया CO2 का, 44। ऐसे H2SO का 4 निकालो, तो H का कितना होता है, तो क्या देखते हैं, तो 2 into 1 प्लस 32 सल्फर का मास होता है, वो 16 में गलती से हो गया था, दिमाग कहीं और था, तो मैं क्या ले रहा था, 16 उसका एटॉमिक नंबर ले रहा था। 32 प्लस कितने है, 16, और कितने, लेकिन ऑक्सीजन कितने, 4, तो 16 फॉर द 64। तो 64 प्लस 32 कितना हो गया हमारे पास, 60 प्लस 30 कितना हो गया मेरे पास, कितना हो गया ये, 90, 90 और 6 कितना हो गया मेरे पास, 96, और 2 98। तो H2SO का 4 कितना आ गया, 98 AMU, कितना आ गया, H2SO का 98 AMU आ गया। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे ग्राम मोलिकुलर मास। सिमिलरली जैसे हमने ग्राम एटॉमिक मास की बात करी थी, सेम वही होगा। जब मोलिकुलर मास को किस में रिप्रेजेंट कर दो, ग्राम्स में, वो क्या होगा, ग्राम मोलिकुलर मास। सिमिलरली ग्राम मोलिकुलर 1 मोलिक्यूल ऑफ H2 2 ग्राम होता है, मास ऑफ 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ H2, ऐसे बोल सकते हैं इसको। तो 2 ग्राम ऑफ H2 इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2, मास ऑफ 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ H2। तो इस तरीके से सिमिलरली जैसे हमने एटॉमिक मास की बात करी थी, सेम हम ग्राम मोलिकुलर मास के लिए भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं, सिंपल सी बात ये है यहाँ पर, कि अगर आपसे बोले कि ग्राम मोलिकुलर मास बताओ कितने होंगे, ठीक है, ग्राम मोलिकुलर मास बनाओ, तो सिंपल क्या करना है आपको, वहां पर भी क्या निकाल देने, मोल निकाल देने, आपको पास क्या आ जाएगा, ग्राम मोलिकुलर मास आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। चलो एक्चुअल मास समझ लेते हैं पहले, एक्चुअल मास क्या होता है। ठीक है, एक्चुअल मास क्या होता है, देखो एक बार समझ लेते हैं। तो इट इज मास ऑफ वन एटम और वन मोलिक्यूल इन ग्राम। तो क्या एक्चुअल मास, कि ये है मास, वन एटम और वन मोलिक्यूल का मास, किसमें, ग्राम्स में। ये क्या है, मास ऑफ वन एटम, और वी कैन से दैट वन मोलिक्यूल इन ग्राम। तो वन एटम वन मोलिक्यूल के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, वो एक्चुअल मास बन जाएगा। देखो
एक्चुअल मास ऑफ H2 कितना होता है, 2 ग्राम होता है। तो अब अगर मैं इसको किस में रिप्रेजेंट करूं, तो मॉलिक्यूल में रिप्रेजेंट करूं, तो इसको किससे डिवाइड कर दूं मैं, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये एटम में हो जाएगा। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ H2 इक्वल टू टू डिवाइडेड बाई एन मींस 2 डिवाइडेड बाई एन, एन क्या है एवोगाड्रो नंबर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ग्राम में। तो मास ऑफ वन एटम और वन मॉलिक्यूल इन ग्राम्स इज कॉल्ड एक्चुअल मास। ऐसे समझ सकते हैं इसको कि एन ए मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन के एन एटम का मास 2 ग्राम होता है, ठीक है, और वन एटम का मास हाइड्रोजन का कितना होगा, 2/Na होगा। और इसको किस में रिप्रेजेंट कर दो, ग्राम में कर दो। यही तो बात है, यही तो बोल रहा है कि वन एटम, Na एटम का मास कितना होता है, 2 ग्राम होता है, और वन मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल देखो, Na मॉलिक्यूल तो एक एटम में अगर कितने बात करूँ मैं, तो कितने होंगे, Na एटम का मास 2 ग्राम, तो वन एटम का मास 2 ग्राम, इसको डिवाइड कर दो, यूनिटरी मेथड सिंपल, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ O2 की, तो O2 के Na मॉलिक्यूल का मास, O2 के Na मॉलिक्यूल का मास कितना है, N2O2 के Na मॉलिक्यूल का मास 32 है। और अगर मैं वन मॉलिक्यूल की बात करूं तो O2 का वन मॉलिक्यूल कितना होगा, 32 डिवाइडेड बाई Na, और इसको किसमें रिप्रेजेंट कर दो, Na क्या है एवोगाड्रो नंबर, इसको किसमें रिप्रेजेंट कर दो, ग्राम में। तो ये क्या होता है, इसका एक्चुअल मास होता है, ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को एक्चुअल मास क्या होता है। अब बात करेंगे जी एवरेज मास। एवरेज मास क्या होता है, तो देखो एवरेज मास कुछ नहीं है, और इसको ये कैलकुलेटेड किया गया था सिर्फ आइसोटोप्स के लिए। आइसोटोप्स जब हमारे पास इस तरीके के हमारे पास आइसोटोप्स हो, उनके लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो क्या है कि आइसोटोप्स आर गिवन इन परसेंट। देखो इसका दो टाइप्स हैं एवरेज मास निकालने के, कि अगर आइसोटोप को परसेंटेज में दिया गया है, मतलब आइसोटोप्स किस में दिए हैं, परसेंटेज में, तो उस तब फाइंड एवरेज मास फाइंड करने का फॉर्मूला ये है, कुछ नहीं है कि जो हमारे पास क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास इनटू जो गिवन हमारे पास क्या परसेंटेज गिवन है वो, प्लस दूसरा जो मॉलिक्यूलर मास है उसका मॉलिक्यूलर मास इनटू उसके परसेंटेज जो है वो, प्लस डिवाइडेड बाई उसको किससे डिवाइड कर दो, 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एवरेज एटॉमिक मास उसका हमारे पास आ जाता है। क्या आ जाता है हमारे पास, एवरेज एटॉमिक मास आ जाता है। देखो समझते हैं इसको, यहाँ पर समझते हैं। देखो M1 का मास कितना दिया हुआ है हमारे पास, 35। कितना मास है जी, 35। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका डिफरेंट मासेस हो, वही आइसोटोप्स होते हैं। ऐसे सेम एलिमेंट सेम एटम जिनके डिफरेंट ऐसे मासेस हो, वो आइसोटोप्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, M1 कितना दे दिया, 35, ठीक है, M1 दे दिया 35, ठीक है जी। अच्छा परसेंटेज कितनी दी है जी M1 की, तो 75%, ठीक है जी 75, प्लस यहाँ पर देखो M2 का कितना दे दिया, 37, M2 दिया 37, ठीक है जी। यहाँ पर परसेंटेज कितनी दी, 25, तो इसको डिवाइड किससे कर दो, 100 से। इसको किससे डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड कर दो। और यहाँ पर देखो क्या करो, तो 25 कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या करो 25 कॉमन ले लो। अगर मैं तो 25 मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो 35 इंटू 75 कितनी टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स, प्लस 37 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर 25 से 100 कितने टाइम्स गया, 4 टाइम्स चला गया। कितने टाइम्स गया, 4 टाइम्स। तो 35 इंटू 3 कितने आएगा, 105। ये कितना आएगा, 105, प्लस 37 डिवाइडेड बाई 4। तो ये टोटल ऊपर कितना आ गया हमारे पास, प्लस करके ये 752 और कितना हो जाएगा, 12 तो ये कितना हो जाएगा टोटल आ जाएगा 142। तो 142 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा, नियरली हमारे पास आ जाएगा 4 या 12, बचेगा कितना यहाँ पर 2, तो 4 ते 12, 4 पंजे 20, और तो हाँ पॉइंट आएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 35.5। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 35.5। तो एवरेज मास ऑफ Cl Cl 35 Cl का अगर परसेंटेज दिया तो इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे, अगर मास हमने परसेंटेज में ना दिया कर, जो आइसोटोप्स हैं वो परसेंटेज में ना दें, किसमें दे दे, फ्रैक्शंस में दे दो। सिंपल बस उसमें क्या करेंगे कि जो मास दिया होगा उसमें फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे। देखो यहाँ पर 35 है, 35 इंटू 0.75 प्लस 37 इंटू 0.25, इनकी मल्टीप्लाई करो और सिंपल उनको क्या कर दो, प्लस कर दो। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये भी यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 35.5 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को यहाँ पर। तो आज यहीं तक रखते हैं अपना, ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज, एक बार, थैंक यू। आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, लोज। सबसे पहले लोज में क्या पढ़ा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। देन हमने कौन सा लॉज पढ़ा, कौन सा लॉज पढ़ा था हमने, देन प्रपोर्शन वाला, प्रपोर्शन वाला लॉ पढ़ा। देन हमने पढ़ा मल्टीपल प्रपोर्शन। देन हमने एवोगाड्रो सॉरी गेलुजक लॉ पढ़ा। देन हमने एवोगाड्रो लॉ पढ़ा। ठीक है, 5 लॉज ये पढ़े। देन हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एटम एंड
मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, उसमें एटम के बारे में पढ़ा, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, देन एटॉमिक मास यूनिट यूनिट के बारे में पढ़ा। फिर हमने क्या बना, एटॉमिक मास क्या होता है उसके बारे में। देन हमने क्या पढ़ा, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। देन हमने क्या पढ़ा, मोलिकुलर मास के बारे में पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है, ठीक है। देन हमने अब क्या पढ़ा, लास्ट लास्ट में हमने क्या पढ़ा, सॉरी उससे पहले, इसके बाद हमने इससे पहले पढ़ा था एक्चुअल मास, ठीक है। देन हमने लास्ट में क्या पढ़ा, एवरेज मास। हमने क्या पढ़ा, एवरेज मास। तो ये आज हमने पूरी क्लास में पढ़ा है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल अपना सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये अपना हमारा कंप्लीट बैच चलने वाला है नीट 2025 के लिए। आपको डेली आप वीडियोस आती रहेंगी डेली ऐसे ही, ठीक है। कंप्लीट बैच है। अभी देखो मैं करा रहा हूँ कि आपको थ्योरी, थ्योरी के बाद में क्या होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। जब पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं क्या करूंगा, आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा इस चैप्टर की बढ़िया से। तो कब क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी, नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या होगा, मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले बताऊंगा, तो उसमें क्या ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, हर एक टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जिस टाइप के एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो बढ़िया से, और अपना डे टू डे रिवाइज करते रहो, चीजों को अच्छे से रिवाइज करते रहो। रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो आप रिवीजन करोगे, अगर मतलब डेली का काम डेली करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा, आपका बैकलॉग नहीं बनेगा, बैकलॉग नहीं बनेगा तो आपको चीजें क्या होगी, चीजें दिमाग में बैठती चली जाएंगी। आप जैसे एक कोई चीज समझ में नहीं आती तो उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ोगे तो क्या होगा, दिमाग में बैठ जाएगी, तो आपको वो हमेशा से याद रहेगी, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये क्योंकि ये हमारी कंप्लीट सीरीज चलने वाली है। ये नीट 2025 के लिए किरतार्थ बैच चल रहा है हमारा, ठीक है। तो ये कंप्लीट बैच चलने वाला है। इसमें हमारे बच्चे को मैं अभी 11वीं केमिस्ट्री करा रहा हूँ, आज तो सर 12वीं केमिस्ट्री करा रहे हैं, ठीक है। और हमारी अंजलि मैम अब फिजिक्स पढ़ाएंगी, उनकी भी आज उनकी भी आएगी वीडियो, ठीक है। और बायो प्रशांत खाड़े सर पढ़ा रहे हैं, कपिल सर खुद आने वाले हैं बायो पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आज तक यही रखते हैं, थैंक यू।